हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डीयू का सिलेबस है एसईसी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ठीक है, जिसमें हमें आज यूनिट 2 के ऊपर डिस्कस करना है, जिसमें हमको एक्सप्लोरिंग लीडरशिप के बारे में पढ़ना है कि लीडरशिप क्या है। और इसको एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे, यानी कि खोल करके इसको सारे डिटेल्स, सारे पर्सपेक्टिव, सारे इसके डायमेंशंस को हम एक एक करके यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है कि लीडरशिप की क्या थीम्स होती हैं, इसकी क्या विषय वस्तु है, लीडरशिप की क्या थ्योरीज हैं, लीडरशिप के कितने टाइप्स हैं यानी टाइपोलॉजीज, कितने प्रकार हैं लीडरशिप के, इसको पढ़ना है। फिर लीडरशिप के लिए पार्टिसिपेशन लीडरशिप में क्यों जरूरी होता है और लीडरशिप के लिए परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, इन सब चीजों को एक एक करके हम समझेंगे। यकीन मानिए कि आप अगर एक वीडियो देख लेते हैं तो लीडरशिप के यूनिट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो 5 यूनिट्स हैं तो हर यूनिट से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, तो इसलिए आप सारे यूनिट्स को उतना ही इंपॉर्टेंट दीजिए जितना कि आप दूसरे टॉपिक्स को या दूसरे यूनिट्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स आपके लिए, सारे यूनिट्स आपके लिए इक्वल हैं। चलते हैं अपने पीपीटी स्लाइड्स की तरफ। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपको यहाँ से पीडीएफ की फाइल यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी और यहाँ से आप डाउनलोड करके भी ऑफलाइन रीडिंग या ऑनलाइन रीडिंग, जैसे आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। चलिए, पहली हेडिंग है हमारी कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या है या राजनीतिक नेतृत्व क्या है। राजनीतिक नेतृत्व किसी व्यक्ति या समूह की राजनीति में शामिल दूसरों की सोच, व्यवहार और कार्य को प्रभावित करने और उनको मार्गदर्शन करने की क्षमता को हम कहते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप में और क्या चीजें आती हैं, इसमें लक्ष्य, प्राथमिकताएं निर्धारित करना, निर्णय लेना, कार्यक्रमों को लागू करना, ये सारी चीजें जो है पॉलिटिकल लीडरशिप में शामिल हो सकती है। यानी कि एक पॉलिटिकल लीडर अपना लक्ष्य बनाएगा, उसके कुछ प्राइमरी गोल्स होंगे वो बताएगा, वो कुछ निर्णय लेगा और कुछ कार्यक्रमों को लागू करना उसका मेन काम होगा। तो उसके लीडरशिप की क्वालिटीज में या लीडरशिप के टाइप्स में या लीडरशिप की जो एक फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स का एक ये पार्ट आप मान सकते हैं इसको। अब देखिए, राजनीतिक नेतृत्व में सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना, यानी जो समाज के मुद्दे हैं उनको आप बताना, सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देना और सामूहिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति और अधिकार का प्रयोग भी इसमें शामिल किया गया है। अब इंग्लिश में देखते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन or group influence and the guide the thinking, behavior and the action of the others involved in the politics. This may include setting goals, इसमें आप गोल्स को सेट कर सकते हैं, प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हैं और कुछ डिसीजन मेकिंग्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, प्लस कुछ आप प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट भी इसमें कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप में आप इंक्लूड कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ अ पावर and authority to address the social issues and promotes public welfare and the advance collective goals. तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप के कुछ फीचर्स हैं जिसमें आप पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, आप अपनी अथॉरिटी का यूज करते हैं, प्लस आप जो कलेक्टिव गोल्स है आपका, उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे उसका यूज कर सकते हैं, कैसे आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप में सारी चीजें आ जाती हैं। अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल लीडरशिप का, ठीक है। लीडरशिप का क्या इंपॉर्टेंस है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की सफलता और उसकी स्थिरता के लिए राजनीतिक नेतृत्व जो है बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप इज एन इसेंशियल फॉर अ सक्सेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आप कहीं भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी को स्थिर लाने के लिए, उसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है। राजनीतिक नेतृत्व क्यों महत्वपूर्ण है, इसके कुछ कारणों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों महत्वपूर्ण होता है पॉलिटिकल लीडरशिप, है ना। तो हम बताएंगे इसके कुछ कारण हैं जिन कारणों से पॉलिटिकल लीडरशिप महत्वपूर्ण है। पहला है कारण क्या है कि नीतियां और कानून बनाना जो है पॉलिटिकल लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी वजह से हम इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं। Here are the some reasons why political leadership is important. फर्स्ट है सेटिंग पॉलिसीज एंड लॉज। राजनीतिक नेता ऐसी नीतियां और कानून बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं जो उनके मतदाताओं के मूल्यों और प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं, ठीक है।
तो आप पॉलिटिकल लीडर्स जो लीडर होते हैं वो कानून बनाना, कानून को तैयार करना, नीतियां बनाना, खास करके उनके लिए जो उनके मतदाता होते हैं, जो मतदाताओं के मूल्य होते हैं, उनकी प्राथमिकता को वो सर्वोच्चता देते हैं। इन नीतियों और कानूनों का नागरिकों के जीवन पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो है पॉलिटिकल लीडरशिप जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर जो होगा वही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम करता है। तो आप जब एग्जाम में बैठे, ठीक है, चाहे आपके डीयू के सिलेबस में हो, चाहे इग्नू के हो, चाहे वो एसओएल के सिलेबस में हो, जिस भी टॉपिक में ये आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, आप उसमें एक एक हेडिंग वाइज जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है ऐसे ही आप लिखेंगे तो बेहतर मार्क्स आपको मिलेंगे। अदरवाइज जब मैं एग्जाम ड्यूटी में जाता हूं तो देखता हूं बच्चे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और एंड में खत्म करते हैं, उसमें कहीं पर भी पॉइंट्स नहीं होते, कहीं पर भी पैराग्राफ चेंज नहीं होता, और कहीं पर उनके कुछ ग्राफ्स, पाई चार्ट कुछ भी नहीं बनाते, न तो कहीं हेडिंग दिखती है। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर कॉपी चेक करने में थोड़ा सा उसको परेशानी होती है, क्योंकि वो फाइंड आउट करेगा फिर आपकी कॉपी को कहाँ आपने क्या लिखा हुआ है सही तरीके से। ठीक है, तो आप ऐसा चीज लिखिए जिससे कि एग्जामिनर की निगाह आपके आंसर पर फटाफट पड़ने लगे कि आपने कहाँ पे क्या पॉइंट्स ले रखा है। ठीक है, setting policies and laws. Political leaders are responsible for the creating policies and laws that reflect the values and priorities of their constituents. Second point है, these policies and laws have a significant impact on the lives of the citizens. तो ये जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं लीडरशिप के द्वारा, जो पॉलिसीज की सेटिंग की जाती है पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, इसका इम्पैक्ट होता है कि जो सिटीजन्स हैं उनके लाइफ पर, उनके जीवन पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये भी इसलिए भी ये जरूरी है। सेकंड पॉइंट में है, पॉलिटिकल लीडरशिप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा, पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा हमें अपना प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ठीक है, हमें अपना रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। आज के टाइम पे आप खुद अपना रिप्रेजेंटेशन, खुद आप पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास काम बहुत सारा है, ऑफिस का वर्क है, घर को चलाना है। तो हम क्या करते हैं, हम पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए अपना एक रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, राजनीतिक नेताओं को मतदाताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना या नियुक्त किया जाता है, चाहे वह स्थानीय स्तर पर हो, चाहे राज्य के स्तर पर हो, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो। ठीक है, किसी भी स्तर पर जो मतदाता होते हैं वो मतदाता अपने राजनीतिक नेताओं का चुनाव कर लेते हैं, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, गठबंधन बनाना। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा बिल्डिंग कोलिशंस। राजनीतिक नेताओं को एकता बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गठबंधन बनाने की क्षमता की आवश्यकता होती है। अब कोई भी लीडर होगा, अगर उसे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, किसी भी टारगेट को अचीव करना है, तो बिना वो कोलिशन बनाए, बिना गठबंधन बनाए अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए किसी नेता को चुनाव जीतना है तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, एक गठबंधन बनाना पड़ेगा, एक ऐसा संस्था बनाना पड़ेगा जिससे उसके चुनाव में जीतने की संभावनाएं बढ़े। उसके लिए अलग अलग वो डिपार्टमेंट बनाएगा जिसके माध्यम से वो काम करेगा और उसके जीतने की चांसेस तभी बढ़ेंगे। पॉलिटिकल लीडर नीड्स द एबिलिटी टू बिल्ड द यूनिटी, फॉर्म कोलिशन टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडर्स को अपने अचीव्स को गोल करने के लिए या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोलिशन बनाना बहुत जरूरी है। अब अगला क्या पॉइंट्स है कि लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, संकट प्रबंधन के लिए। ठीक है, यानी कोई अगर क्राइसिस आ गया तो क्राइसिस को मैनेजमेंट करना किसका काम होता है, एक लीडर का ही काम होता है। जो लीडर होता है, जो नेता होता है, बाकी जो सामान्य नागरिक होते हैं वो संकट के समय क्या होते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन जो लीडर होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो क्राइसिस को मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए लीडरशिप बहुत जरूरी है। ठीक है, राजनीतिक नेताओं को संकटों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम होना चाहिए, और प्रभावी राजनीतिक नेतृत्व के लिए नेताओं को शांत होना चाहिए। निर्णायक और संकट के समय में जनता के साथ बातचीत करने में या संवाद करने में उनको सक्षम होना चाहिए, इसलिए लीडरशिप बहुत जरूरी है। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर must be able to respond effectively to crisis, and effective political leadership requires leaders to be a calm, decisive and able to communicate with the public during the time of a crisis। ठीक है, तो जब क्राइसिस का टाइम आए तो एक लीडर को पब्लिक के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे काम रहना है, कैसे डिसिसिव एक्शन लेना है, ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। इसीलिए लीडरशिप बहुत जरूरी है। एक लीडर जो होगा उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी। अगले पॉइंट्स में आप अगली हेडिंग लिख सकते हैं, लीडरशिप क्यों जरूरी है। तो उसमें आप बता सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाने के लिए, ठीक है, टू बिल्ड द इंटरनेशनल रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए
लीडरशिप की क्वालिटी या लीडरशिप बहुत जरूरी था। ठीक है, राजनीतिक नेता जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देता है, संधियों और समझौतों पर बातचीत करने और दुनिया भर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए लीडरशिप जरूरी है। ठीक है, इसीलिए पॉलिटिकल लीडरशिप जरूरी है। ऐसे आप क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाएंगे, जिससे कि आपको 10 में से मैं मानता हूं कि 9 मार्क्स तो इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू शेपिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस, negotiating treaties and agreements and promoting the peace and stability around the world। तो इनका ये सारा काम होता है। ये काम कौन करता है? तो एक लीडर करता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सारे इंटरनेशनल पीस को बढ़ाना, इंटरनेशनल कोलिशंस को बढ़ाना, इंटरनेशनल रिलेशंस में एग्रीमेंट कैसे होंगे, इन सारी चीजों को करने के लिए लीडरशिप बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब लीडरशिप की विषय वस्तु क्या है, थीम्स क्या है पॉलिटिकल लीडरशिप की, इसके बारे में देखेंगे। एक एक करके यहां पर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक नेतृत्व के कुछ विषय वस्तु इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, आप इनको समझते हैं। सम ऑफ द कीज थीम्स ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप आर एज इफ। ठीक है, पहला पॉलिटिकल लीडरशिप की विषय वस्तु क्या है? विजन, यानी कि एक नेता के अंदर विजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपके अंदर विजन नहीं है तो आपके अंदर लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं है। जो भी लीडर होगा वो क्या होगा, उसके अंदर विजन पाया जाएगा, उसके अंदर सोचने समझने की, तर्क क्षमता करने की, या रीजनिंग या लॉजिक करने का पावर उसके अंदर जरूर आपको दिखाई पड़ेगा, तभी वह लीडर बनता है। ठीक है, तो विषय वस्तु में आप क्या सकते हैं, लिख सकते हैं कि उसके अंदर विजन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, राजनीतिक नेतृत्व का एक प्रमुख विषय क्या है? विजन है। यह विजन समाज के सामने आने वाली चुनौतियों और सकारात्मक बदलाव के अवसरों पर गहरी समझ पर आधारित होना चाहिए। यानी ऐसा विजन आपका होना चाहिए कि समाज में आने वाले क्या क्या बदलाव हैं, समाज में आने वाले क्या क्या परिणाम हैं। जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं कोरोना का इफेक्ट दोबारा से आ रहा है, तो अगर एक विजन वाला पॉलिटिकल लीडर होगा तो आने से पहले, कोई भी क्राइसिस आने से पहले उस पर वो सकारात्मक पॉजिटिव अप्रोच ला देगा। ठीक है, यानी उसको रोकने का प्रयास करेगा, या उस पर उसकी अच्छी समझ होगी। वो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। विजन में अ की थीम ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप इज अ विजन। द विजन इज मस्ट टू बी बेस्ड ऑन अ डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपके पास जो विजन है उस विजन का एक बेस्ड क्या है कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किसकी? चैलेंजेस की। जो सोसाइटी में चैलेंजेस आने वाले हैं उनको आप कैसे फेस करेंगे। ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी फॉर पॉजिटिव चेंजेस अलाउज, ये सारी चीजें क्या है, आपके विजन का एक मेन फीचर है। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, लीडरशिप का विषय वस्तु आपके अंदर विद्यमान है। दूसरी चीज क्या ऐड कर सकते हैं लीडरशिप की थीम्स में? प्रभाव। नेताओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों की राय और व्यवहार को प्रभावित करने में सक्षम होना चाहिए, है ना। दूसरे व्यक्ति का ओपिनियन क्या है, कैसे है, अगर दूसरे व्यक्ति की ओपिनियन को आप प्रभावित कर देते हैं, यानी दूसरे व्यक्ति की राय को आप अपनी तरफ कैसे मोड़ पाएं, दूसरे व्यक्ति की सोच को आप अपनी तरफ कैसे मोड़ पाएं, दूसरे व्यक्तियों को या जनता की राय को आप अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर पाएं, ये क्या है, यह एक पॉलिटिकल लीडरशिप का प्रभाव है। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर एक प्रभावी तभी माना जाएगा जब वह जनता के राय को अपनी तरफ मोड़ने में सक्षम होगा, जनता के वोट्स को अपनी तरफ मोड़ने में सक्षम होगा। इसमें संबंध बनाना, विभिन्न हितधारकों की जरूरतों और हितों को समझना, यानी पब्लिक के इंटरेस्ट को समझना, और कई तरीके की रणनीतियां बनाना जिससे कि जनता का भी हित हो और उस लीडर का भी हित शामिल होना चाहिए। इन्फ्लुएंस में आप लिख सकते हैं लीडर्स मस्ट बी एबल टू इन्फ्लुएंस टू द ओपिनियन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द अदर्स टू अचीव देयर गोल्स। यानी एक लीडर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे दूसरों के ओपिनियन को इम्पैक्ट बना इन्फ्लुएंस कर सकता है, या उसके व्यवहार को कैसे बदल सकता है। दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ इंटरेस्ट of different stakeholders and using the range of the strategies pursued and motivate others। थर्ड नंबर है निर्णय लेना। ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप की विषय वस्तु में तीसरा आप हेडिंग ऐड कर सकते हैं टू डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आप कठिन निर्णय लेना भी शामिल कर सकते हैं। इसमें नेताओं को कठिन या जटिल जानकारी का विश्लेषण करने और नागरिकों के सर्वोत्तम हित में चुनाव करने में सक्षम होना चाहिए। अगर नेता सही डिसीजन नहीं ले पाता, कठिन डिसीजन नहीं ले पाता, तो वह एक अच्छा नेता नहीं माना जाएगा। इसीलिए पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वालिटीज में या उसकी थीम में
इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वह नेता जो है डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप आल्सो इन्वॉल्व्स मेकिंग डिफिकल्ट डिसीजंस। लीडर्स मस्ट बी एबल टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो तो आप उसको इजिली अंडरस्टैंड कर पाए, वेट डिफरेंस ऑप्शन एंड मेक चॉइसेस देयर दैट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स। आप ये चॉइस कर पाए कि सिटीजन्स का सबसे अच्छा इंटरेस्ट कहाँ पे है और क्या है, कैसे उनको अचीव किया जाए। तो ये डिसीजन मेकिंग्स में आप उसको रख सकते हैं। चौथी चीज क्या है पॉलिटिकल लीडरशिप की थीम में, राजनीतिक नेतृत्व की विषय वस्तु में चौथी चीज है कम्युनिकेशन। ठीक है, विदाउट कम्युनिकेशंस की, अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन का स्किल नहीं है तो आप एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो प्रभावी संचार राजनीतिक नेतृत्व का एक और विषय माना गया है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न दर्शकों तक पहुंचने के लिए, जनता तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक भाषण देना पड़ता है आपको, सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया जैसी संचार रणनीतियों की एक श्रृंखला का उपयोग करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं कि आप कैसे मीडिया का उपयोग करेंगे, कैसे आप न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, या कैसे आप जनता को संबोधित करेंगे जिससे कि जनता मैक्सिमम रूप में आपसे जुड़ पाए। तो ये क्या है, लीडरशिप की क्वालिटी का एक कम्युनिकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज another theme of the political leadership. It involves using the range of communications strategies such as public speaking, सोशल मीडिया का यूज कैसे करेंगे, एंड ट्रेडिशनल मीडिया को कैसे आप ऑडियंस तक, ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू आप कैसे ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या हैं जो है पॉलिटिकल लीडरशिप की थीम्स में आती हैं। तो फिफ्थ नंबर में आप पांचवी हेडिंग में ऐड कर सकते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की थीम में अनुकूलनशीलता। ठीक है, तो राजनीतिक नेतृत्व के लिए अनुकूलनशीलता की भी आवश्यकता होती है। इसमें जैसे कि नेताओं को तेजी से बदलते राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को समझने में सक्षम होना चाहिए। जैसे समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे अभी देखो इंडिया पाकिस्तान का वॉर होने हुआ थोड़े समय के लिए, इसमें क्या चेंजेस आने वाले थे, क्या रणनीतियां बनानी थी, है ना, कैसे चीजों को अडॉप्ट करें, कैसे सिचुएशन को हम हैंडल करें, ये सारी लीडरशिप की क्वालिटी में आप रख सकते हैं, या उसकी विषय वस्तु में या उसकी थीम्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी में लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप रिक्वायर्स एडेप्टेबिलिटी। लीडर्स मस्ट बी एबल टू नेविगेट द रैपिडली चेंजेस द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप्स। आप एक पॉलिटिकल लीडरशिप की अंदर एक एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे समाज में कोई बदलाव आ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में या अंतरराष्ट्रीय संबंध में कोई बदलाव आ रहा है, चाहे वो बदलाव राजनीतिक हो, चाहे वो बदलाव सामाजिक हो, चाहे वो बदलाव आर्थिक हो, कोई बदलाव हो, उस बदलाव को तुरंत अडॉप्ट करने में एलिजिबल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, तभी वह समाज में अच्छा परिवर्तन ला पाएगा। अगर उसके अंदर अडॉप्टेबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं। चलिए अब हम देखते हैं नेतृत्व के सिद्धांत के बारे में कि नेतृत्व क्या है और इसके कितने सिद्धांत हैं। नेतृत्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है और राजनीतिक नेतृत्व के कई सिद्धांत हैं जिसमें से प्रत्येक के अपने दृष्टिकोण और अवधारणाएं मानी गई हैं। ठीक है, लीडरशिप इज अ की एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड देयर आर सेवरल थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, ईच विद दिस इट्स ओन पर्सपेक्टिव एंड अजम्पशन। तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, हर सिद्धांत की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इसी लीडरशिप के सिद्धांत को हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। देखिए, दो चीज आपको समझना है, एक तो लीडरशिप की थ्योरी को समझना है, कितनी टाइप्स की थ्योरीज हैं, दूसरा लीडरशिप के कितने टाइप्स हैं। जब मैंने आप लोगों से या जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, जिनका मैंने वाइबा लिया था, ठीक है, वाइबा में मैंने लीडरशिप की थ्योरीज के बारे में पूछा था और लीडरशिप की क्वालिटीज, लीडरशिप के टाइपोलॉजीज क्या क्या हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैंने क्वेश्चन किया था। फिर रिसर्च वाला जब टॉपिक हमने देखा था तो रिसर्च कितने टाइप्स के हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, रिसर्च कैसे, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, मिक्स रिसर्च क्या है ना, कैसे रिसर्च जो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस को या पॉलिटिकल लीडरशिप को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी अच्छे तरीके से। और आप लोगों को या मतलब जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है उनको एक असाइनमेंट्स के थ्रू भी हमने चीजें डिस्कस की थी, असाइनमेंट्स के थ्रू उन्होंने चीजों को क्लियर वे में समझा था। ठीक है, तो अब देखते हैं लीडरशिप के सिद्धांत को एक एक करके समझते हैं। पहला सिद्धांत है महान व्यक्तित्व का सिद्धांत। ठीक है, ग्रेट मैन थ्योरी है पहला सिद्धांत। आप देखो एग्जाम में जा रहे हैं तो कम से कम आप एक
शॉर्ट में अपने नोट्स में हेडिंग जरूर बना लें। महान व्यक्तित्व का सिद्धांत, महान नेतृत्व के महान व्यक्तित्व का सिद्धांत मानता है कि नेताओं में गुण के साथ जन्म होता है, सॉरी जन्म के साथ गुणों का विकास होता है जो उन्हें महानता के लिए भाग्य में होते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि ऐतिहासिक व्यक्तियों द्वारा आकार दिया जाता है जो समय समय पर समाज का नेतृत्व करने के लिए उभरते हैं। नेता पैदा होते हैं बल्कि बनते नहीं है। महान व्यक्तित्व का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज जन्म से ही डेवलप हो जाती हैं जो उसको महान बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये कहता है महान व्यक्तित्व का सिद्धांत कि नेता जो होते हैं वो पैदा होते हैं, बनते नहीं है। ठीक है, ये इस सिद्धांत की विशेषता है। ग्रेट मैन थियरी, द ग्रेट मैन थियरी ऑफ अ लीडरशिप पोस्ट दैट द लीडर्स आर बोर्न विद द इनहेरिएंट क्वालिटीज। ठीक है, नेता जो पैदा होते हैं वो कुछ जन्मजात गुणों के साथ पैदा होते हैं, दैट मेक देम द destined of the greatness. This theory suggests that the history is the shaped by the exceptional individuals who emerge the lead to the societies and the times of needs. Leaders are born, not a made. ध्यान रखना, इस ग्रेट मैन थियरी का मेन फीचर क्या है कि लीडर बोर्न होते हैं, लीडर का जन्म होता है, वो उनको बनाया नहीं जा सकता लीडर। ठीक है, क्योंकि ये थियरी कहती है कि जो लीडर होता है वो जन्म से ही लीडर होता है, जन्म के साथ उसके अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप होती हैं जिसकी वजह से वो लीडर बनता है। दूसरा सिद्धांत क्या है लीडरशिप का? गुण सिद्धांत। यह सिद्धांत महान व्यक्ति के सिद्धांत के समान है जो व्यक्तिगत गुणों की पहचान करने और अच्छे नेताओं के लिए आवश्यक गुणों पर ध्यान केंद्रित करता है। गुण सिद्धांत क्या करता है कि यह महान व्यक्तियों की पहचान करता है कि कौन महान व्यक्ति है, किसके अंदर महानता के लक्षण हैं। ठीक है, और आइडेंटिफाई करके उसको लीडर बनाने के लिए आगे बढ़ाता है। गुण सिद्धांत का सुझाव है कि नेतृत्व के गुणों को जन्मजात होने के बजाय ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा और अनुभवों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो गुण सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं लीडरशिप की, वो ट्रेनिंग से भी आती हैं, एक्सपीरियंसेस से भी आते हैं, बल्कि जन्म से नहीं। ये कहता है कि व्यक्ति के अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी आती है वो जन्म से नहीं आती बल्कि ट्रेनिंग से आती है, ट्रेनिंग से और एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है, इजी शब्दों में समझे तो ट्रेट थियरी कहती है दिस थियरी इज सिमिलर टू द ग्रेट मैन थियरी। ये ग्रेट मैन थियरी की जैसा ही है। इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाई द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द दैट मेक फॉर द गुड लीडर्स। तो ये भी क्या आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन सी ऐसी पर्सनल क्वालिटीज होती हैं जिससे कि गुड लीडर को बनाने में हेल्प करती हैं। द ट्रेट थियरी सजेस्ट दैट द लीडरशिप क्वालिटीज कैन बी डेवलप्ड थ्रू द ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये थियरी कह रही है, ट्रेट थियरी, कि जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं उसको आप डेवलप कर सकते हैं किसके थ्रू? ट्रेनिंग के थ्रू एंड एक्सपीरियंसेस के थ्रू, रेदर देन द बीइंग इनेट। इनेट के बजाय आप इसको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंसेस के थ्रू इसको डेवलप कर सकते हैं। अगली थियरी है व्यवहार सिद्धांत। लीडरशिप की अगली थ्योरी की टाइप्स में आप लिख सकते हैं व्यवहार सिद्धांत, बिहेवियरल थ्योरी। यह सिद्धांत राजनीतिक नेताओं के जन्मजात लक्षणों के बजाय उनके व्यवहार और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहार सिद्धांत यह सुझाव देता है कि प्रभावी नेता विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जो अच्छे नेता होते हैं उनका व्यवहार भी क्या होता है? विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है, और वो उन व्यवहारों के कारण ही एक अच्छे लीडर बनते हैं। दिस थ्योरी फोकस ऑन द बिहेवियर्स and actions of the political leaders rather than their the innate traits. It suggests that effective leadership exhibit specific behaviors. अब देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो बिहेवियरल थियोरी है बेसिकली ये कहता है कि जो लीडर होता है, इफेक्टिव लीडर वही होता है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी का बिहेवियर करने की स्किल होती है या उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिससे कि वो लीडरशिप के लिए जाना जा रहा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं परिस्थिति जन्य सिद्धांत। ये भी क्या है? लीडरशिप का एक थ्योरी है। यह सिद्धांत सुझाव देता है कि प्रभावी नेता की उस विशिष्ट स्थिति के अनुसार अपने व्यवहार और कार्यों को अनुकूलित करने की क्षमता पर निर्भर करता है जिसका वे सामना कर रहे हैं। यानी परिस्थिति जन्य सिद्धांत कहता है कि नेता वही अच्छा है जो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार, अपनी नीतियों में बदलाव ला सके या उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाए। वही परिस्थिति जन्य सिद्धांत के अच्छे गुणों को अडॉप्ट कर सकता है। सिचुएशनल थ्योरी क्या कहती है? इट सजेस्ट दैट इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द लीडर्स एबिलिटी टू अडॉप्ट देयर बिहेवियर एंड एक्शंस टू द स्पेसिफिक सिचुएशन दे आर फेसिंग।
अगला जो लीडरशिप की अगली जो थ्योरी है वो है परिवर्तनकारी सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि परिवर्तनकारी नेता अपने अनुयायियों को अपने स्वार्थ से परे जाकर समूह की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करते रहते हैं। यानी परिवर्तनकारी सिद्धांत कहता है कि जो नेता होते हैं, नेता के जो फॉलोअर होते हैं, ठीक है, नेता के कुछ फॉलोअर होंगे, उन फॉलोअर्स को नेता क्या कहता है कि आप फॉलोअर्स को ये वजीफा देता है नेता कि आप बिना किसी स्वार्थ से जनता की भलाई कीजिए, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो नेता के लीडर्स के फॉलोअर होते हैं, वो बिना किसी स्वार्थ के इसमें जनता की भलाई करने में या जनता के कल्याण में वो लग जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी कहती है, दिस थ्योरी स्टेट दैट द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स encourages their followers to go to the beyond their own self interest and work for the good and of the groups। ये 5 टाइप्स की थियरी एंड नेक्स्ट है 6 टाइप की थ्योरी है पॉलिटिकल लीडरशिप की। लेन देन संबंधी सिद्धांत, ट्रांजैक्शनल थ्योरी क्या है? यह सिद्धांत अनुयायियों को जैन फॉलोअर को प्रेरित करने में पुरस्कार और दंड के महत्व पर जोर देता है। यानी कि ये थ्योरी कहती है कि आप ये जो किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पार्टी में जो भी लोग जुड़े हुए होंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि राहुल गांधी एक लीडर हैं, ठीक है, इनके पार्टी में जो भी और भी लोग कार्यकर्ता जुड़े होंगे या जो भी और एम्प्लॉय जुड़े हुए होंगे, वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको क्या मिलेगा? पुरस्कार भी मिलेगा। अगर ये खराब काम करेंगे तो इनको दंड भी मिलेगा। तो ये क्या है? एक लीडरशिप का सिद्धांत है। ये लेन देन संबंधी नेता पुरस्कार और दंड की एक प्रणाली का उपयोग इसमें करते हैं, ठीक है। दिस थ्योरी एम्फेसाइजेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन अ मोटिवेटिंग फॉलोअर्स। ट्रांजैक्शनल लीडर्स यूज अ सिस्टम ऑफ अ रिवार्ड एंड अ पनिशमेंट। अब अगला देखते हैं नेतृत्व के प्रकार कितने हैं। हमने देख लिया अभी इसकी थ्योरीज, लीडरशिप की थ्योरीज। अब हम देखेंगे टाइपोलॉजीज ऑफ लीडरशिप। क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में कि नेतृत्व कितने प्रकार का होता है, नेतृत्व क्या है, नेतृत्व की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, यह पूछ ले नेतृत्व की क्या विषय वस्तु है, यह पूछ सकता है नेतृत्व क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। इसकी टाइपोलॉजीज के बारे में एक एस्से लिखिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। फर्स्ट में आप बता सकते हैं कि अथॉरिटेरियन लीडरशिप होता है, यानी कि अधिनायकवादी नेतृत्व होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जहां पे अधिनायकवादी नेतृत्व होगा वहां पर सत्ता का मजबूत केंद्रीकरण होगा, यानी सारी शक्तियां किसके पास होगी? एक लीडर के पास होगी, जहां नेता का सरकार और लोगों पर पूरा नियंत्रण होता है, ठीक है। जहां पे अथॉरिटेरियन लीडरशिप होगी वहां का नेता क्या होगा? सरकार के ऊपर पूरा कंट्रोल बना के रखेगा, जनता के ऊपर कंट्रोल बना के रखेगा और पूरी पावर उसी व्यक्ति के अंदर में होगी। जैसे आप देख लीजिए, आज नॉर्थ कोरिया को ले लीजिए आप। नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन क्या है? नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, वहां पर अधिनायकवादी शासक है। जैसे आप हिटलर को ले सकते हैं, मैंने पढ़ाते टाइम बताया था, मुसोलिनी आप ले लीजिए इसमें एग्जाम्पल में, ठीक है। ये सब ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने अधिनायकवादी लीडरशिप की क्वालिटी को बिल्ड किया, ठीक है। अधिनायकवादी नेतृत्व को इन्होंने बनाया और अधिनायकवादी नेतृत्व में इन्होंने ये दिखाया कि सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के या एक ही हाथ नेता के पास होती है। जो नेता क्या करता है? पूरे देश पर कंट्रोल बना के रखता है और पूरे देश की जनता पर कंट्रोल बना के रखता है। वो अपने मर्जी के मुताबिक काम करता है, ना कि जनता के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सत्तावादी नेता अक्सर अपनी सत्ता बनाए रखने और विपक्ष को दबाने के लिए बल और धमकी का प्रयोग भी करते हैं। तो हिटलर ने भी यही काम किया था, मुसोलिनी भी यही काम किया था और किम जोंग उन भी यही काम कर रहा है कि जो उसके विरोधी हैं उनको समाप्त करता है, जिससे कि वो हमेशा सत्ता में बना रहे, ठीक है। अधिनायकवादियों का यही काम होता है। अथॉरिटेरियन जो लीडरशिप होती है वो कहती है कि इसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर होगा हमेशा, ठीक है। यानी पावर्स का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। पावर का सेंट्रलाइजेशन वन पर्सन के पास चला जाएगा, एक ही व्यक्ति या एक पार्टी में चला जाएगा, दूसरी पार्टी के पास कोई पावर नहीं होगी। वेयर द लीडर हैज अ एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड द पीपल। जहां पर भी अथॉरिटेरियन लीडरशिप होगी वहां पर लीडर्स का क्या होता है? एब्सोल्यूट कंट्रोल हो जाता है पूरे गवर्नमेंट के ऊपर एंड पूरे पीपल्स के ऊपर, यहां तक कि पूरी कंट्री के ऊपर, ठीक है। अथॉरिटेरियन लीडर ऑफन यूज्ड टू फोर्स
इंटिमिडेशन एंड मेंटेन देयर पावर एंड सप्रेस ऑपोजिशन। और जो अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं वो हमेशा फोर्स का यूज करते हैं। किस लिए करते हैं? पावर्स का यूज करते हैं, फोर्स का यूज करते हैं, कि जिससे कि वे अपने अपोजिशंस के लीडर्स को या अपने अपोजिशन से जो आने वाली चीजें हैं उनको इजिली वो सप्रेस कर सके, उनको इजिली वो दबा सके। अगला टाइप्स है लोकतांत्रिक लीडरशिप या डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, ये क्या है? लीडरशिप के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, टाइपोलॉजीज को पढ़ रहे हैं। जहां पर लोकतांत्रिक लीडरशिप होगा वहां पर इस प्रकार के नेतृत्व में हमें सत्ता लोगों के बीच में बांटी रहती है। ठीक है, यानी शक्तियों का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा किसके पास होगा? लोगों के पास होगा, जनता के पास होगा। और नेता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। जैसे आप भारत में ले लीजिए, अमेरिका में ले लीजिए, ठीक है, जापान में ले लीजिए, फ्रांस में ले लीजिए, इंग्लैंड में ले लीजिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर आपको डेमोक्रेटिक लीडरशिप देखने को मिलेगी या फिर आपको यहाँ पर लोकतांत्रिक नेतृत्व मिलेगा। क्योंकि ऐसे देशों में क्या होता है, जनता के पास सारी शक्तियां होती हैं। आप भारत के संविधान को ले लीजिए, भारत में क्या है? भारत में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? जनता के पास। ठीक है, तो जहां पर जनता के पास सर्वोच्च शक्ति होती है वहां पे जनता जो है अपने लीडर को चुनाव के माध्यम से, लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से चुनती है। ठीक है, लोकतांत्रिक लीडरशिप में और क्या होता है कि नेता का अधिकार संविधान और कानून के द्वारा तय किया जाता है, यह सीमित होता है, और नेता लोगों के प्रति हमेशा जवाबदेह होगा। नेता मनमानी तरीके से डेमोक्रेटिक लीडरशिप में काम नहीं कर पाएगा, वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर सकता, वो संविधान, रूल्स, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप में, इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। ये फर्स्ट पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एंड लीडर्स इज इलेक्टेड थ्रू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और जो लीडर होगा उसका इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू होता है। द लीडर्स अथॉरिटी इज लिमिटेड, जहां पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप होगी वहां पर लीडर्स की अथॉरिटी हमेशा लिमिटेड होगी, और लीडर जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा। एंड लीडर इज अकाउंटेबल फॉर अ पीपल, और लीडर हमेशा पीपल्स के प्रति अकाउंटेबिलिटी उसकी बनी रहेगी, वो कभी भी अनअकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल, इरिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता वो। अगला टाइप्स है पॉलिटिकल लीडरशिप का नौकरशाही नेतृत्व या ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। इसमें क्या होता है कि नौकरशाही नेता व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखने के लिए नियमों और विनियमों पर भरोसा करते हैं। ठीक है, नौकरशाही नेतृत्व में क्या होता है कि जो नौकरशाही नेता होते हैं या नौकरशाही और नेता मिलकर के व्यवस्था और नियंत्रण को बनाए रखने में नियमों और कानूनों का भरोसा करते हैं, नियमों कानूनों पर डिपेंड होते हैं। उनके पास अक्सर एक पदानुक्रमिक संरचना होती है। जैसे पदानुक्रमिक संरचना का मतलब है, जैसे एक ये क्या है, कोई संस्था है ये। ठीक है, इस संस्था में सबसे ऊपर क्या होगा? एक अधिकारी होगा, फिर उसके नीचे एक अधिकारी होगा बी नामक, फिर उसके नीचे सी अधिकारी, फिर इसके नीचे डी अधिकारी, सबसे नीचे ई अधिकारी। इसको बोलते हैं हायरार्की सिस्टम। ठीक है, तो नौकरशाही नेतृत्व में, नौकरशाही में भी क्या होती है? आपको हायरार्की दिखाई पड़ेगी। ठीक है, जहां पर भी नौकरशाही नेतृत्व होगा वहां पर आपको हायरार्की की संरचना दिखाई पड़ेगी, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ इन्होंने स्टैंडर्ड बना रखे हैं, कुछ प्रक्रिया का, उस स्टैंडर्ड की प्रक्रिया का ये लोग फॉलो करते हैं। यानी कि प्रक्रिया होगी कि ऊपर का अधिकारी नीचे के अधिकारी को आदेश देगा, फिर नीचे का अधिकारी अपने नीचे के अधिकारी को, इस तरीके से आदेश जो है नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं नौकरशाही नेतृत्व में आप देखने को मिल सकती है। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स रेली ऑन rules and regulations to maintain order and control. They often have a hierarchical structure and they rely on the standardized procedures to achieve their goals. अगला टाइप्स है लीडरशिप का लेजेस फेयर लीडरशिप। ठीक है, लेजेस फेयर लीडरशिप में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इसमें जो लीडर होता है, ठीक है, वो अपने नीचे के लोगों को छूट देता है, भाई हम आपके मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आप खुला होकर के डिसीजन लीजिए। इसका उदाहरण ले सकते हैं कि जो जेफ बेजोस जो अमेजोन का मालिक है, वारेन बफेट और माइक्रोसॉफ्ट का मालिक जो है उसका नाम क्या है, एक्चुअली याद नहीं आ रहा उसका नाम। ठीक है, या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने कंपनी के कर्मचारियों को छूट देते हैं। लेजेस फेयर का मतलब है कि अपने कर्मचारियों या अपने नीचे के जो एम्प्लॉय हैं आपके, उनके मामले में आप इंटरफेयर ना करें। ठीक है,
तो लीडर वो जो एक बड़ा लीडर जो होता है वो अपने नीचे के लीडर्स को इंटरफेयर नहीं करता। इसको आप लेजर फेयर लीडरशिप में रख सकते हैं। इस प्रकार के नेतृत्व की विशेषता एक हस्तक्षेप रहित दृष्टिकोण है, जहां नेता निर्णय लेने की अधिकांश शक्ति जो है अपने निचले अधिकारियों या अपने नीचे को अधीनस्थों को सौंप देता है। नेता बहुत कम या मार्गदर्शन या निर्देश प्रदान करता है और अनुयायियों को अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देता है। जहां पर लेसेस फेयर लीडरशिप होगा, वहां पर जो मेन लीडर होगा वो अपने नीचे के लीडर्स को डायरेक्शन नहीं देगा, बहुत कम निर्देश देता है। ठीक है, वो कहता है कि आप अपने हिसाब से काम करो, हमें डायरेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। ठीक है, लेसेस फेयर लीडरशिप यही कहता है। This type of leadership is characterized by the hands-off approach, where the leaders delegates most of the decision making power to the subordinates। यहाँ पर सारी पावर्स जो है सबऑर्डिनेट्स के पास होती हैं, और लीडर यहाँ पर जो मेन लीडर होगा वो अपने सबऑर्डिनेट्स के मामले में इंटरफेयर नहीं करता। The leader provides the little guidance or direction and allows to followers to make their own decisions। तो यहाँ पे लीडर क्या करता है कि जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके मामले वो इंटरफेयर नहीं करता और कहता है कि आप अपने सेल्फ डिसीजन लेना सीखिए। अगला है करिश्माई नेतृत्व। करिश्माई नेतृत्व में इसमें करिश्माई नेताओं का व्यक्तित्व मजबूत होता है और वे अपने दृष्टिकोण और आदर्शों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं और प्रोत्साहित करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं इंदिरा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू, ये सब ऐसे करिश्मेटिक नेता थे जिन्होंने अपने करिश्माई व्यक्तित्व के माध्यम से पूरे देश को, पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ठीक है, इसमें उदाहरण आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब इसमें करिश्माई नेतृत्व में आप शामिल कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है कि कुछ नेता ऐसे बनते हैं जिनके अंदर करिश्माई नेतृत्व होता है, उनका कैरेक्टर ही ऐसा होता है कि उनके अंदर कुछ कैरिज्मेटिक फीचर्स भरे होते हैं। करिश्मेटिक लीडरशिप क्या होता है? करिश्मेटिक लीडर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड दे आर एबल टू इंस्पायर द एंड मोटिवेट द पीपल थ्रू द देयर विजन्स एंड आइडियाज। और ये लीडर हमेशा पब्लिक को मोटिवेट और इंस्पायर करते रहते हैं, किसके थ्रू? अपने आइडियाज और अपने आइडल्स और अपने विजन्स के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? कैरिज्मेटिक लीडर्स थे जिन्होंने पूरे भारत को प्रभावित किया। भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को इन्होंने अपने कैरिज्मेटिक लीडरशिप की क्वालिटी से प्रभावित किया। अगला नेतृत्व है सेवक नेतृत्व। सेवक नेतृत्व का मतलब है कि इस प्रकार के नेतृत्व में आपको मैंने पढ़ाया था, इसमें पहले अपनी जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि पहले दूसरों की जरूरतों को पूरा करके तब बाद में अपनी जरूरतों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, नेता अपने अनुयायियों पर सत्ता का प्रयोग करने के बजाय अपने जो नीचे के फॉलोअर हैं उनको सशक्त बनाने पर ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि आपका अगर कोई काम रुका हुआ है तो आप अपने काम को छोड़ करके दूसरों की भलाई के लिए काम करें। ठीक है, इसमें जैसे महात्मा गांधी को ले लीजिए, मदर टेरेसा को ले लीजिए, नेल्सन मंडेला को ले लीजिए। इन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, है ना, महात्मा गांधी ने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काम किया, पहले अपनी भलाई नहीं देखी उन्होंने। वैसे नेल्सन मंडेला ने भी साउथ अफ्रीका में पहले अपने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, फिर अपने ऊपर इन्होंने विचार किया। ठीक है, तो सर्वेंट लीडरशिप को आप अच्छे से जरूर समझें। दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ दैट सर्विंग द नीड्स ऑफ द अदर्स बिफोर वंस ओन नीड्स। ठीक है, तो इसमें पहले अपनी नीड्स के पहले इसमें दूसरे की नीड्स को देखना जरूरी होता है, दूसरे की नीड्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। द लीडर फोकसेस ऑन अ एम्पावरिंग एंड सपोर्टिंग देयर फॉलोअर्स रेदर देन द एक्सरसाइजिंग पावर्स ओवर देम। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें महात्मा गांधी को इंक्लूड कर लीजिए, मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा क्या थी? आई थिंक ये नर्स थी जिन्होंने दूसरों की लिए काम किया, या दूसरों की पेशेंट्स या दूसरों की भलाई के लिए पहले काम किया उन्होंने। नेल्सन मंडेला को आप इसमें रख सकते हैं, गांधी को रख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लीडरशिप। राजनीतिक नेतृत्व में भागीदारी क्या है, ये क्यों होती है, ये इसका हम एक एक करके अब इसको हम अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा फिर बड़ी हो जाएगी। आई थिंक 1 घंटे की वीडियो ये हो जाएगी जहां तक मुझे लगता है। कोई नहीं, अभी 30 मिनट में, 20-25 मिनट में और हम इसको कवर करते हैं। इसी पार्ट में हम इस चीज को भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं राजनीतिक नेतृत्व में भागीदारी क्या है। इसी पार्ट में हम इसको कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट
थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। राजनीतिक नेतृत्व में भागीदारी क्या है, क्यों जरूरी है, इसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, राजनीतिक नेतृत्व में भागीदारी से तात्पर्य है किसी देश या संगठन के मामलों को निर्देशित करने और निर्णय लेने की राजनीतिक प्रक्रिया में व्यक्तियों या समूहों की सक्रिय भागीदारी से। ठीक है, यानी आप किसी देश, राजनीतिक नेतृत्व में अगर आप समझें आसान भाषा में, तो किसी देश या संगठन के मामलों को अगर आपको निर्देशित करना है या उस देश को संबोधित करना है या कोई निर्णय लेना है, तो इसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। ठीक है, राजनीतिक नेतृत्व में भागीदारी कई रूप से ली जा सकती है, जैसे इसमें चुनाव में मतदान करना, तब भी आप भागीदारी कर रहे हैं। राजनीतिक पद के लिए दौड़ रहे हैं आप, तब भी भागीदारी कर रहे हैं। सार्वजनिक बैठकों में भाग लेना और सार्वजनिक दलों या हित समूहों में शामिल होना, ये भी क्या है, इन जैसी गतिविधियां क्या हैं, ये सारी गतिविधियां जो हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का पार्ट है, राजनीतिक नेतृत्व का भाग है। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लीडरशिप, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लीडरशिप refers to the achieve engagement of individuals or groups in the political process of making decisions and direction of the affairs of the country and the organizations. Participation in a political leadership can take many forms. इसमें हम बहुत सारे फॉर्म्स में को ले सकते हैं, जैसे it involves taking parts of activities, जैसे आप जनता हमारी एक्टिविटीज करती है कुछ एज अ वोटिंग के थ्रू। ठीक है, अगर आप वोट करने जाते हैं तो इसका मतलब आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इलेक्शन में। ठीक है, अगर आप कुछ पॉलिटिकल ऑफिसेज में आप रनिंग कर रहे हैं या उसमें जा आ रहे हैं या उसमें आप कोई पार्टिसिपेशन है आपका, तब भी इसका माना जाएगा कि आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं। अटेंडिंग पब्लिक मीटिंग्स अगर आप कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, तब भी यह माना जाएगा कि आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं। या फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई इंटरेस्ट ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लें, तब भी यह माना जाएगा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेशन करते हैं। आगे देखिए, राजनीतिक नेतृत्व में भागीदारी एक स्वस्थ लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह नागरिकों की जिम्मेदारी, जवाबदेही और सामुदायिक जुड़ाव को ये बढ़ावा देता है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप में या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा लोगों का, तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगा। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, या उनको ये जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी में या पॉलिटिकल सिस्टम में अपना एक तरीके से पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों को भी राजनीति और नेतृत्व में समान भागीदारी का अधिकार मिलना चाहिए। यानी जो महिला हैं या फिर जो मार्जिनलाइज्ड क्लास हैं, उनको भी जो है पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, तभी पॉलिटिकल सिस्टम जो है स्टेब्लिश होगा, तभी वो अच्छे से मजबूती उसमें आएगी। जो युवा नागरिकों को नेतृत्व की भूमिकाओं में शामिल करने से नए नए दृष्टिकोण सामने आएंगे और मजबूत भविष्य के नेताओं को लाने में भी मदद मिल सकती है। देखिए, आप जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में नए नए लोग, नए नए बच्चे आते हैं, नए नए लीडर्स बन के आते हैं, इससे क्या होता है, इससे कि उस देश को एक नया फ्यूचर मिलता है, क्योंकि नए नए लोगों का विजन अलग तरीके से होता है, नई सोच होती है उनकी। ठीक है, वो फ्यूचरिस्टिक प्लान्स को सोच सकते हैं, तो इससे क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत होता है। तो सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से कैसे कैसे लोकतंत्र को मजबूत किया सकता है। पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लीडरशिप इज द की एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्दी डेमोक्रेसी एज इट प्रमोट्स civic responsibility and accountability and a community engagement. Women and marginalized class group deserves equal participation rights in the politics and leadership. तो जो विमेन्स हैं या जो मार्जिनलाइज क्लास हैं, उनको भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि अदर क्लास को मिला हुआ है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। इंगेजिंग यंग सिटीजन्स एंड लीडरशिप रोल्स हेल्प्स ब्रिंग द फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर लीडर्स। तो अगर देखिए, अगर जो है यंग लीडरशिप आ रही है, अगर यंग सिटीजन्स जो हैं पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे या पॉलिटिकल लीडरशिप में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इससे हमारे सामने हमारे देश का एक नया फ्यूचर क्रिएट होगा, क्योंकि यंग लोगों के थॉट्स और उनके इंस्पिरेशन जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से सोच उनकी होती है, जो एक किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है कि राजनीतिक भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक तो आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, प्लस साथ के साथ मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में भी इंक्लूड करने की कोशिश की है। ठीक है, राजनीतिक भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है, वाई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से वाइवा में, आई थिंक। ठीक है, राजनीतिक नेतृत्व में भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में अपनी बात रखने की अनुमति देता है और लोकतंत्र और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
भविष्य को आकार देने की अनुमति देता है और सरकार में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, सभी सिटीजन्स को अलाउ करता है कि वो अपनी बात कह सके, वो एक अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले कर सके और डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सकें, लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकें और लोकतंत्र को अकाउंटेबल बना सकें। ठीक है, और यहां तक कि लोकतंत्र के फ्यूचर्स को, डेमोक्रेसी के फ्यूचर्स को वो सेव दे सकें। एंड प्रमोट्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिवली इन अ गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट के अंदर जो डाइवर्सिटीज हैं, जो उसके अंदर इंक्लूसिवनेस है, उसको भी जो है बढ़ा सके। इसलिए जो है लोकतंत्र में भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। चलिए, ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र को स्थिर बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, लोकतंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, लोकतंत्र में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, लोकतंत्र में तानाशाही से बचने के लिए, लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों में स्थिरता लाने के लिए, मौलिक अधिकारों में वृद्धि के लिए, मानवाधिकारों में वृद्धि के लिए हमें राजनीतिक भागीदारी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने क्लास में आपको पढ़ा दिया था। तो आप उन पॉइंट्स को एज अ पॉइंट्स भी एग्जाम में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो आप पॉइंट्स में आप उसको 10-15 पॉइंट्स आप बना सकते हैं। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है तो उस पॉइंट्स को आप हेडिंग बना दीजिए। ठीक है, ये होता है शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स लिखने का बेस्ट तरीका। अब देखिए, राजनीतिक भागीदारी महत्वपूर्ण इसलिए भी है जिसके कुछ कारण हैं। इन कारणों को देखते हैं। वैधता के लिए पहला कारण क्या है? वैधता बढ़ाने के लिए। जब नागरिकों को अपने नेताओं को चुनने में अपनी बात कहने का अधिकार होता है तो इससे उन नेताओं को भी जनता की नजर में ज्यादा वैधता मिल जाती है। लेजिटिमेसी, फर्स्ट पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। व्हेन सिटीजंस हैव अ से दैट सेलेक्टिंग देयर लीडर्स, इट गिव्स दोज लीडर्स ग्रेटर टू लेजिटिमेसी ऑन अ पब्लिक। सेकेंड पॉइंट है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। देखिए, जब तक आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तब तक आप अपनी रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। अगर जनता ही राजनीति में भागीदारी नहीं कर पाएगी, पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन नहीं करेगी, अगर आप चुनाव में वोटिंग करने नहीं जाएंगे तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे? अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव बनाना होगा आपको, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करके तभी तो आप आइडेंटिफाई करेंगे ये व्यक्ति हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, है ना? तो वैसे ही किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाना है, किसी व्यक्ति को अपना नेता बनाना है, तो आपको उस सिस्टम में भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, भागीदारी जरूरी इसीलिए है क्योंकि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। राजनीतिक भागीदारी यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों के विभिन्न समूहों के हितों और विचारों का प्रतिनिधित्व किया जाए। दूसरा इसमें पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि ऐसी नीतियों को रोकने में मदद मिल सकती है जो दूसरों की कीमत पर केवल कुछ खास नागरिकों समूहों के को फायदा पहुंचाती है। तो आप अपना अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप में, तो इससे ये फायदा मिल सकता है कि कुछ खास नागरिकों को लाभ ना मिले, बल्कि संपूर्ण जनता को, पूरे भारत के देश को या पूरे भारत की जनता को संपूर्ण या पूरा लाभ मिल सके, किसी खास व्यक्ति विशेष को नहीं। Political representation can help to ensure that the interest and views of a diverse groups of citizens are represented in the decision making process. This can help prevent policies that benefits only certain groups of citizens at the expense of others. राजनीतिक भागीदारी इसलिए भी आवश्यक होती है क्योंकि राजनीतिक भागीदारी से जवाबदेही सुनिश्चित होती है। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो नेता जवाबदेह नहीं होंगे। नेता हमेशा तब कंट्रोल में आते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे, जब उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, जब आप उनको वोटिंग के थ्रू सत्ता से हटाते रहेंगे, सत्ता से उनको दूर करते रहेंगे, तब वो जवाबदेह जाकर बनते हैं, नहीं तो वो नेता तानाशाह बन जाते हैं। ठीक है, इससे सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और सरकार में पारदर्शिता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है जवाबदेही से। ठीक है, तो लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन करने का एक और फायदा क्या है कि इससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है। चौथा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप में पार्टिसिपेशन करने से या राजनीतिक व्यवस्था में आप भागीदारी करने से और क्या होगा, नए नए इनोवेशन होंगे, नई नई खोजें सामने आएंगी। ठीक है, बड़ी हुई भागीदारी राजनीतिक प्रक्रिया में नए दृष्टिकोण को सामने लाती है, जिससे समाज की चुनौतियों के लिए नवीन समस्या का समाधान भी आप निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं जो इसकी जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। अकाउंटेबिलिटी में दिस कैन हेल्प प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर एंड प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट। इनोवेशन में आप ऐड कर सकते हैं, इंक्रीज द पार्टिसिपेशन कैन ब्रिंग
fresh perspective and ideas to the political process, leaders leading to more innovative and solution to the सोसाइटल चैलेंजेस। जो समाज में नई नई चुनौतियां आ रही हैं, जो सोसाइटी की नए नए चैलेंजेस हैं, उनको आप कैसे एक फ्रेश आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको जरूरी क्या है कि आपको पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन करना ही पड़ेगा। देखिए, जब आप पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन करने जाते हैं, है ना, अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि जब आप राजनीतिक नेतृत्व में भागीदारी करने के लिए जाएंगे तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आएंगी, क्या क्या चैलेंजेस होंगे जब आप पॉलिटिकल सिस्टम में या पार्टिसिपेशन करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहली चुनौती आपके सामने आएगी, आपको पॉलिटिकल सिस्टम में एंट्री नहीं मिलेगी। सामान्य व्यक्तियों को पॉलिटिकल सिस्टम में एंट्री नहीं मिलती। ठीक है, पहली क्या है, प्रवेश में आपके लिए बाधा आ जाएगी, बैरियर टू एंट्री आ जाएगी पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन करने के लिए। ठीक है, नागरिकों के कुछ समूहों के लिए राजनीतिक भागीदारी मुश्किल या असंभव भी हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो हाशिए के शिकार पर हैं या जो वंचित हैं। अब देखो, जो व्यक्ति गरीब है, जो सड़कों पर बैठा है, जो सड़कों के छांव में या फ्लाईओवर के नीचे जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको पॉलिटिकल सिस्टम में एंट्री नहीं मिल सकती। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे जिनकी आय कम है, जिनकी इनकम कम है, जो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, जब अल्पसंख्यक राजनीतिक प्रक्रिया में भेदभाव या बहिष्कार का सामना करना पड़े आपको, जैसे कुछ ऐसे जाति समुदाय हैं जो इनको राजनीतिक प्रक्रिया में कोई लोग पसंद नहीं करते, तब आप राजनीतिक सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि मैं चुनाव लड़ना चाहूं, मैं नेता बनना चाहूं, मैं पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करना चाहूं, मैं तभी कर पाऊंगा जब मुझे जनता सपोर्ट करेगी। अगर मुझे जनता का समर्थन ही नहीं मिलेगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बैरियर यही है कि सामान्य लोगों को, गरीब लोगों को, या जो वंचित वर्ग के लोग हैं, या जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनको कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम में एंट्री नहीं मिलती। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, पहला बैरियर है कि पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि प्रवेश में बाधाएं। ठीक है, बैरियर टू एंट्रीज। दूसरी बाधा क्या है कि जनता के पास समय की कमी होती है, हमारे आपके पास समय की कमी है। आप सोचते हो यार कहीं अगर मीटिंग चल रही है, कहीं अगर कोई लीडर आया हुआ, आप सोचते हैं यार भाड़ में जाए, हम पहले अपना काम करें, यार मेरे पास टाइम नहीं है, हम अपना पहले काम करें या इन बेवकूफ नेताओं के भाषण सुने। ठीक है, तो आप उनके स्पीच को नहीं सुनते, यही कह के आप निकाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास समय की कमी है। समय की कमी है तो इसका मतलब आपके पास एक चैलेंजेस है, आपके पास चुनौतियां हैं कि आप पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास समय जब नहीं होगा तो आप पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं जा सकते। परिवार की देखभाल, काम की जिम्मेदारियां, वित्तीय बाधाएं और समय की अन्य मांगों के कारण लोगों के लिए राजनीति में गहराई से शामिल होना, अतिरिक्त नेतृत्व की भूमिकाएं निभाना जो है आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो ये भी चुनौती है कि राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिए। ठीक है, टाइम कंस्टेंट क्या है, कैरिंग फॉर अ फैमिलीज work responsibility, financial constraint and other time demand can make difficult for many people to engage deeply in the politics and take the additional leadership in a role। तो आपके पास समय की कमी है, फैमिली की देखभाल करनी है, वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फाइनेंशियल लैक्स है, आपके पास बहुत सारे डिमांड्स हैं जिनको पूरा करना आपके लिए जिम्मेदारी बनी हुई है। ठीक है, तो आप पहले उन डिमांड्स को पूरा करते हैं जिससे कि आपके पास टाइम की कमी हो जाती है और पॉलिटिकल सिस्टम में आप पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते। तो ये भी एक आपके लिए चुनौती है। ध्रुवीकरण का मतलब है कि ज्यादातर आप देखते हैं कि व्यक्तियों के लिए एक साथ काम करना और आम जमीन तलाशना बहुत मुश्किल होता है, अक्सर जब राजनीति विभाजनकारी हो। तो आज के टाइम पे देखेंगे बीजेपी की पार्टी में आपको मुस्लिम लीडर्स बहुत कम देखेंगे, क्योंकि बीजेपी मुस्लिमों को उतना समर्थन नहीं देती। ठीक है, इसलिए आप जितने भी एमपीज हैं, आप देखो कितने एमपीज इस 2024 के इलेक्शन में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो ध्रुवीकरण को प्रमोट करती हैं, दूसरे कास्ट को, दूसरे लीडर्स को वो प्रमोट करना नहीं चाहती, दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रमोट करना नहीं चाहती। तो ये भी क्या है कि पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन का एक बैरियर ये भी माना जाएगा। ठीक है, एक चुनौती, ये चैलेंजेस ये भी माने जाएंगे कि पोलराइजेशन को लेकर पॉलिटिक्स कैन बी ऑफन बिकम divisive with the negative campaigning and a polarization, making it difficult for individuals to work together and find the common ground। अगला है कुछ प्रतिशोध के डर के कारण जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे आप सोचते हैं कि सामाजिक बहिष्कार आपका होगा, अगर आप चुनाव हार जाएंगे तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे,
या चुनाव में आप जाएंगे, कोई आपको अरविंद केजरीवाल की तरह 2 थप्पड़ लगा देगा, है ना, या फिर आप सत्तावादी शासन से आप डरते हैं कि अगली पार्टी यार बहुत स्ट्रांग है ना, अगर इस अगली पार्टी के पास बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है, बाहुबली है ये, है ना, तो ये भी क्या है, प्रतिशोध के डर से भी आप पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या है, ये भी एक चैलेंज है आपके लिए, एक चुनौतियां हैं, फियर ऑफ रेप्रिजल्स, ठीक है। Some individuals may fear reprisals such as a social ostracism and even physical harms, and for engaging in a political leadership, particularly in a countries for a communities and authoritarian regimes or a high level of the violence। तो इन सारी चीजों की वजह से आपके अंदर एक फियर बैठ जाता है, एक डर बैठ जाता है, जिसकी वजह से आप पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये भी एक चैलेंज आपके लिए बन जाता है। उदासीनता का मतलब है कि भाई यार कुछ लोग बैठे हैं, सोए पड़े हैं यार, है ना, पूरे दिन भर क्या है, बेड पे लेटे पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, एसी में पड़े हैं, उनको कोई पॉलिटिकल सिस्टम में कोई लेन देन नहीं यार। आज जैसे वोटिंग पड़नी है हमें, है ना, तो वो जाएंगे नहीं यार, छोड़ो यार, कौन जाएगा धूप में खड़े होकर वोटिंग करेगा, ये करेगा फलाना, है ना, तो ये क्या है, उदासीनता है, ये अपैथी है उनके लिए, ठीक है। तो जो अपैथेटिक लोग होते हैं वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक चैलेंज बना हुआ है। राजनीतिक नेतृत्व में प्रदर्शन क्या है, परफॉर्मेंस अंडर पॉलिटिकल लीडरशिप में। राजनीतिक नेतृत्व में प्रदर्शन शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो सरकार की सफलता या विफलता को दर्शाता है कि सरकार कितनी सफल हुई है, कितनी असफल हुई है। यानी कि कोई नेता अपना प्रदर्शन सफलता और असफलता के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है कि वो कितना सफल लीडर है, वो कितना सफल नहीं है, ठीक है। उसके राजनीतिक नेतृत्व का प्रदर्शन आप सफलता और असफलता के माध्यम से कंपेयर कर सकते हैं। राजनीतिक नेताओं को लोगों की सेवा करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए चुना जाता है। अगर राजनीतिक नेता लोगों की जरूरत और लोगों की सेवा नहीं कर पाते तो उनको चुनने का कोई फायदा नहीं है, और इसलिए उनको हटा भी दिया जाता है। इसलिए उनके प्रदर्शन को इस बात से मापा जाता है कि वे अपने वादों को कितनी अच्छी तरह पूरा करते हैं। जो भी लीडर अपने वादों को अच्छे तरीके से पूरा करेगा, जैसे कि किसी ने बोला कि हम 15 लाख आपको देंगे, तो 15 लाख अगर उसने दे दिया तो वो अच्छा लीडर माना जाएगा, अगर 15 लाख नहीं दिया तो वो अच्छा लीडर नहीं माना जाएगा। क्योंकि अपने आपने जो चुनाव के समय जो वादा किया था, आप उस वादे पर कितने खरे उतर रहे हैं, कितना आपने उस वादे के अकॉर्डिंग प्रदर्शन किया है ना, आपने अपनी लीडरशिप की क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट किया है, कितना प्रदर्शन किया है, कितना परफॉर्मेंस दिखाया आपने, वो चीज डिपेंड करती है आपके फ्यूचर पर, आपका फ्यूचर क्या होगा लीडरशिप को लेकर के। परफॉर्मेंस इन अ पॉलिटिकल लीडरशिप इज अ critical aspects of a governance that determines the success or failure of the governments. Political leaders are elected to serve the political and ensure that their needs are met. Therefore, their performance is measured by the how will they deliver on the promises. तो वो कैसे अपने प्रोमिसेस को डिलीवर करते हैं, कैसे प्रोमिसेस को अपना इंप्लीमेंट करते हैं, ये सब चीजें उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती हैं। तो उनका परफॉर्मेंस उनके प्रोमिसेस पर डिलीवर करेगा, जितना उन्होंने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को कितना उन्होंने डिलीवर किया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अब आप इसमें ऐड कर सकते हैं राजनीतिक पॉलिटिकल परफॉर्मेंस में आप ऐड कर सकते हैं कि नीतियों का कार्यान्वयन, आप कैसे पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। आपका परफॉर्मेंस इससे पता चल जाएगा कि आप किस लेवल के लीडर हैं और आप अपनी पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे लीडर होंगे तो आपकी पॉलिसीज भी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होगी, आप बेकार लीडर होंगे तो आपकी हल्की फुल्की पॉलिसीज होंगी जो इंप्लीमेंट हुई या नहीं भी होगी, ठीक है। नीति कार्यान्वयन पहली हेडिंग है। राजनीतिक नेतृत्व में प्रदर्शन के प्रमुख संकेतकों में से लोगों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों को लागू करने की क्षमता अगर आपके पास है तो आपके अंदर परफॉर्मेंस की क्वालिटीज है। एक अच्छे राजनीतिक नेता को देश के सामने सबसे ज्यादा दबाव डालने वाले मुद्दों की पहचान और उन मुद्दों का समाधान करने वाली नीतियों को विकसित करने में सक्षम होना चाहिए, तभी आप जो है परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएंगे, तभी आपकी लीडरशिप के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। जब आप संकट के समय उन संकट को पहचान कर लें या उन संकट से निपटने के लिए उन कुछ समाधान सोच करके जनता के सामने लाएं, तभी आपका माना जाएगा भाई आपके अंदर परफॉर्मेंस देने की क्षमता है, ठीक है। Policy implementation, one of the key indicators of the performance in the political leadership is the ability to implement policies that benefits the people. A good political leaders should be able to identify the most pressing issues and a country and develop policies that provide solution to those issues. तो अच्छा लीडर वही होगा जो एक प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को आइडेंटिफाई कर ले और आइडेंटिफाई करके लोगों को
उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी दे दे, तभी माना जाएगा उस लीडर का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, दूसरा अर्थव्यवस्था का प्रबंधन या इकोनॉमी का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से वो करता हो, तभी उसका परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा। ठीक है, एक अच्छे राजनीतिक नेता को ऐसा माहौल बनाने में सक्षम होना चाहिए जो आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए अनुकूल हो। यानी ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाओ, कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलपमेंट मिल सके। इसके लिए ऐसी नीतियों के कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है जो निवेश को आकर्षित कर सके, जो रोजगार को पैदा कर सके, जो एंटरप्रेन्योरशिप को बना सके, जैसे जो एफडीआई को प्रमोट करे, है ना, जैसे भारत मोदी जी ने किया मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक अच्छे लीडर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर एक अच्छा लीडर वही होगा जो अपने देश में अपनी जीडीपी को आगे बढ़ा सके, अपने देश में एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सके, अपने देश में रोजगार को आगे बढ़ा सके, अपने देश की अर्थव्यवस्था का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर सके। ठीक है, जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी जीडीपी, उसका जीएनपी, उसका एनएनपी सब अच्छे तरीके से ग्रोथ करे। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के लिए। पॉलिटिकल लीडरशिप की परफॉर्मेंस में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था आप कितना अच्छा बना सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। एक अच्छे राजनीतिक नेता को यह सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए कि नागरिक सुरक्षित और हमेशा संरक्षित रहे। ठीक है, इसके लिए एक देश का नेता क्या करता है, परफॉर्मेंस दिखता है उस नेता का कि उसकी परफॉर्मेंस में कितना दम है कि अपने लोगों को या अपने देश की जनता को वो सुरक्षित रख पा रहा है। इसके लिए उन नीतियों के कार्यान्वयन की आवश्यकता पड़ती है जो असुरक्षा के मूल कारणों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता को संबोधित करती है। तो एक अच्छा लीडर वही होगा जो असुरक्षा के कारणों को आइडेंटिफाई कर ले, जैसे गरीबी, भुखमरी, बीमारी, ये सब क्या है, असुरक्षा है हमारी। तो इन असुरक्षा को जो पहचान लेगा वही अच्छा लीडर कहलाएगा। और इन समस्या को पहचान करके, इस असुरक्षा को पहचान करके आप अगर उस असुरक्षा को दूर कर देते हैं तो और भी बेहतर आप काम कर रहे हैं। देश के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए शांतिपूर्ण सुरक्षित वातावरण बहुत आवश्यक है, और ये वही कर सकता है जो एक अच्छा लीडर होगा, है ना। और अच्छे लीडर की यही परफॉर्मेंस की पहचान होती है कि वो अच्छे समय में तो अच्छा काम करता है, लेकिन जब देश के सामने संकट आता है तब भी वह अच्छा काम करता है और देश को उस संकट से निकालता है, उस क्राइसिस से निकालने का काम करता है। तभी माना जाता है कि वह लीडर क्या है, उसके लीडरशिप की क्वालिटी में परफॉर्मेंस दिखाई पड़ता है। मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, अ गुड पॉलिटिकल लीडरशिप शुड बी able to ensure that citizens are safe or secure. This requires the implementation of policies that address root cause of a necessary such as the poverty, unemployment and social inequality. जो रूट्स काज हैं जैसे इनसिक्योरिटी के, जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल इनइक्वालिटी है, इनको आप दूर कर दो। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करके आप दूर करो और कुछ ऐसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करो जिससे कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पॉवर्टी है या जो सोशल इनइक्वालिटीज है वो सब क्या हो, दूर हो जाएं और सारी चीजें बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट होने लग जाएं। द पीसफुल एंड सिक्योर एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन। और ये लोगों की भलाई के लिए, लोगों के हित में सारा काम हो, तभी माना जाएगा कि आपका पॉलिटिकल लीडरशिप का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब अगली क्लास में हम यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हम एक ही वीडियो में एक यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो वीडियो 1 घंटे का हो, चाहे 1 घंटे 10 मिनट का हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।